हम लोग ब्रीफली देखेंगे व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि इतने फॉर्म्स पढ़ाना आसान मतलब फिजिबल ही नहीं है, तो हम जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वर्बल हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो है ये वर्बल में ओरल रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मेनली वी विल बी फोकसिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसमें वर्बल है और नॉन वर्बल है। वर्बल कम्युनिकेशन अगेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। Oral communication again it is of two types, face to face and distance communication। और yes मैम एक लैटरल कम्युनिकेशन अपवर्ड डाउनवर्ड और एक इंटरैक्टिव नहीं, तो एक जस्ट 1 मिनट, जो अपवर्ड डाउनवर्ड लेटरल हॉरिजॉन्टल जो इन ये जो these are the communication networks, these are the directions in which communication is flowing in the organization, and mostly this will come under formal communication। तो जैसा हमने भी बताया कि कम्युनिकेशन चैनल्स के अकॉर्डिंग दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल्स। वर्बल में दो तरह के होते हैं, ओरल एंड रिटन। ओरल कम्युनिकेशन भी अगेन दो तरह का होता है, फेस टू फेस एंड डिस्टेंस। और जो अभी तुमने बोला कि जो अपवर्ड डाउनवर्ड दिस विल कम अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड these upward downward and lateral, all these three communication indicates the direction in which communication is flowing in the organization। तो ये आज की क्लास 2-3 क्लास हमको लगेगा, एटलीस्ट दो तो लगेगा कहीं नॉन वर्बल पढ़ाने में। उसके बाद हम लोग आएंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि आपका डायरेक्शन है ऑफ कम्युनिकेशन को। इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो ये चार्ट आप थोड़ा सा बना लेंगे, हम स्लाइड तो भेजेंगे ही, बट क्लैरिटी के लिए आप इसको बना लीजिए। तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के बारे में जैसा हम पहले भी बोले हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज गवर्न्ड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और इनफॉर्मल मीन्स कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है लेकिन वो स्ट्रिक्ट रूल से रेगुलेटेड नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन अकरिंग बिटवीन फ्रेंडशिप ग्रुप या किसी भी दूसरे लोकेशन पे इनफॉर्मल जो इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कॉफी हाउस में बैठ के हम कुछ वर्क रिलेटेड मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन के जो ये दो फॉर्म्स हैं, ओरल एंड रिटन। तो रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है? रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा फॉर्मल होता है। जब हम लिख के कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, जैसे बिजनेस लेटर हुआ या ईमेल हुआ, तो इट इज वेल प्लान्ड है, ये ज्यादा डिटेल्ड होता है, दिस इज ऑफिशियल होता है। एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स आफ्टर लैप्स ऑफ सम टाइम। से फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कोई बिजनेस लेटर इशू किया या कोई मेमो इशू किया रिटन फॉर्म में, तो फीडबैक में थोड़ा सा समय लगता है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तुरंत फीडबैक मिलता है। सो दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। दिस elicits a response after lapse of some time and it carries more authority and is proof of transaction। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, डायरेक्ट होता है, इट इज कंपैरेटिवली इट इज लेस फॉर्मल। जब हम लिखते हैं तो अगर हमारा बिजनेस ऑफिशियल कम्युनिकेशन है तो हम बहुत फॉर्मलाइज तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब उसका कंटेंट का ऑर्डरिंग एंड ऑल, बहुत ही उसकी भाषा बहुत टेक्निकल होती है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में इट इज ऑल्दो इट इज फॉर्मल, बट कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन इट इज लेस फॉर्मल एंड इट elicits a prompt response of some kind। और इसमें क्या है कि ये जो है तुरंत
रिस्पॉन्स देता है। लिखने में क्या होता है, फीडबैक थोड़ा रुक के मिलता है, जब तक लेटर पढ़ेगा नहीं, ईमेल पढ़ेगा नहीं, तब तक फीडबैक नहीं आएगा। बट इन कंपैरिजन टू ओरल कम्युनिकेशन ये फीडबैक बहुत प्रॉम्प्ट होता है। और जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी है। थोड़ा सा अपनी स्लाइड को पूरा कर रहे थे। तो सो फॉर व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन विच इंक्लूड साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीकिंग। और नाउ कमिंग टू डिफरेंसेस। डिफरेंस समझ में आ गया? रिटर्न ज़्यादा फॉर्मल होता है, इसकी ज़्यादा योजनाबद्ध होता है, कंपैरिजन टू ओरल। रिटर्न कम्युनिकेशन मोर डिटेल्ड, मोर ऑफिशियल और इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है रिटर्न में, जबकि ओरल में बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। इट इज मच मोर लेस फॉर्मल देन रिटर्न और तुरंत फीडबैक मिल जाता है। अब ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इस पर हम ज़्यादा वो नहीं देंगे। इट इज बेस्ड ऑन हाउ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन आपके मैनेजरियल रोल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास अच्छी स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग स्किल है तो वर्क प्लेस सक्सेस भी आपको मिलती है, बिकॉज आप अच्छे ओरल और रिटन प्रेजेंटेशन से आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप अच्छी टीम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, एंड यू आर एबल टू डिस्कस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत बार क्या होता है कि सिक्योर अ न्यू जॉब, आजकल के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं जो अच्छा बोल सके, अच्छा लिख सके,
ये सारी चीजें हैं। और और कुछ जॉब्स ऐसे हैं जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के, जैसे जो टॉप लेवल मैनेजर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, दोज हु आर in a constant job of interacting with customers, clients and other officials, तो उनके लिए ओरल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ रिजल्ट आपका कैरियर भी एनहांस होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? पर्सनल डिस्कशन हो गया, स्टाफ मीटिंग हो गई, अगर आप टेलीफोन से कुछ बातें कर रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया, एंड ओरल प्रेजेंटेशन हो गया। Similarly, employees having excellent communication skills are highly valued and demanded in any organization. और खास जो मेन जो टाइप्स है इसमें पब्लिक स्पीच हो गई, ओरल प्रेजेंटेशन हो गया एंड डिस्कशन हो गया। So oral communication are the messages that come through words, phrases and idioms from the mouth of the speaker which can be supported by visual aid. आजकल तो क्या है, ओरल जो कम्युनिकेशन है इट इज सपोर्टेड बाय सम विजुअल प्रेजेंटेशन, और आपका रिसीवर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है एंड इवन ऑडियंस भी हो सकती है, एंड इट इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। जैसा हमने बताया, बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, क्विक होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव। और जैसा कि इन जितने भी टाइप्स हमने बताए, मोर फॉर्मली जो है oral communication in organization takes place inside the organization and outside of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरल कम्युनिकेशन किन फॉर्म्स में होता है? मीटिंग, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, टेलीफोन डिस्कोर्स एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किन फॉर्म्स में होता है? फेस टू फेस हो गया, मीटिंग्स हो गया, टेलीफोन कॉल हो गया, टेलीफोन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इन फॉर्म्स में होता है। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन पे। रिटन कम्युनिकेशन है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, आई होप कि आवाज आ रही है, क्लियर हो रहा होगा? यस मैम। क्योंकि फीडबैक जो है वीडियो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से फीडबैक आई एम नॉट एबल टू रिसीव इट, सो पूछ के बीच बीच में जो है हम पूछते रहते हैं। रिटन, जब आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा मेरा फॉर्मली, तो मैं 2 क्लासेस लूंगी, ओके? एक में हम बताएंगे प्रेजेंटेशन कैसे करना है, दूसरे में हम बताएंगे कि बिजनेस जो राइटिंग है उसमें लिखने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब वो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि हमने वर्कशॉप किया था, जैसे इकोनॉमिक्स में जब मुझे पढ़ाना रहता तो मुझे वर्कशॉप करानी है, मतलब आपको लिख के करके एक्सरसाइज करके सिखाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे IIDM के बच्चे भी एटलीस्ट कुछ चीज़ें सीख लें कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है। उसका हमारे पास पूरा वीडियो के साथ, वीडियो नहीं मीन्स अब जो पिक्टोरियल उसकी स्लाइड्स के साथ में मेरे पास है। तो वो काम हम जब आपका यूनिट 2 खत्म हो जाएगा तो आपके एग्जाम से पहले मैं 2 या 3 क्लास लूँगी, ठीक है? इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर जिसको इंटरेस्ट होगा तो बता दोगे तो मैं ले लूंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जाने कि लिखने में किन चीज़ों का ध्यान देना है और बोलने में किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर किसी को स्टेज पे चढ़ के बोलने से डर लगता है तो वो कैसे अपने डर को कम करेगा, किस तरह से आप उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये जाने, ठीक है? हर चीज़ खाली बुक की सिलेबस की नंबर लाने के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी व्यावहारिक है। और ये समझ लीजिए कि यही अगर हम वर्कशॉप में बताएंगे तो वो एक तरह से कितना मतलब उस फॉर्मल अफेयर होगा। हम चाहते हैं, मेरा ये मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत उनके पास टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इन कौशलों के अभाव में उनको जितना जैसा उनको होना चाहिए वैसा वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि आप ये जानें। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय 3 यूनिट्स हम उनको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, in fact written communication is the most common form of business communication, और small business owners and managers
के लिए बहुत एसेंशियल है कि राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए। और आज क्या है कि स्लाइड दिख रही है? हाँ जी Yes, ma'am. बीच बीच में पता नहीं क्या क्या मैसेज आने लगता, तो मुझे लगता पता नहीं दिख रही कि नहीं। और आजकल का टाइम इन एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जहां वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो उस कंडीशन में द नीड फॉर कॉम्पिटेंट राइटिंग स्किल इज राइटिंग। और फिर हम बताएंगे कि राइटिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स इंश्योर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। ये एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि जो भी हम लिखें कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, अपने आप में कंप्लीट हो और भाषा अच्छी हो। टेक्स्ट का ऑर्डरिंग ऑफ द कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और भाषा एकदम सिंपल हो, इजी हो, सो दैट मैसेज का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि राइटिंग स्किल्स मेक द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड द बैड एम्प्लॉय। अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, जिसमें देखिए लिखने में चाहे वो कोई भी राइटिंग हो, चाहे आप एग्जाम का क्वेश्चन ही क्यों ना अटेम्प्ट कर रहा है, राइटिंग में 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ऑर्डरिंग ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे आपके सामने आपने देखा होगा, मैंने 2 स्लाइड ऐड की क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमने डिफरेंसेस तो बता दिया, लेकिन उसके पहले डेफिनेशन एंड ऑल पार्ट ठीक है हमने अपने आपको वर्बली बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम स्लाइड शो कर रहे हैं तो देन इट शुड बी इन द लॉजिकल ऑर्डर, इसलिए हमने वो 2 स्लाइड ऐड की। तो ये समझाने का मतलब ये है कि ऑर्डरिंग ऑफ द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं, कोई भी, चाहे बिजनेस रिपोर्ट बना रहे हो, चाहे ये मेमो कर रहे हो, चाहे नोटिस बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस चिपका रहे हो, तो जो भी हो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तब भी आपके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अभी मेरे पास समय नहीं है, अगर मैं वो वर्कशॉप टाइप क्लास करूँगी तो मैं ये बताऊंगी, इवन अगर आपको एज अ मैनेजर आपको अपने एम्प्लॉय को फायर करना है, उसमें भी आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना चाहिए। आप उस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए उनकी सर्विसेज को, उसके बाद आप जो भी उसका कंटेंट है वो लिखेंगे। तो आजकल नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव वर्ड्स का यूज ज़्यादा होना चाहिए। ये एक अच्छी राइटिंग स्किल का इम्पोर्टेंस है। और एक अच्छे राइटिंग स्किल में आप अपना इंटेलिजेंस भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट रख रहे हैं। सो जो अगर आपका राइटिंग फ्लॉलेस है, एकदम अप टू द मार्क है, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में जाने जाएंगे। गुड राइटर्स आर क्रेडिबल। जब आप अपनी राइटिंग को ऑब्जेक्टिवली, आपकी राइटिंग फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की राइटिंग स्किल्स आपके पास है तो आपको रिलायबल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिलायबल और ट्रस्टवर्दी माना जाएगा। तो इसके लिए राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे क्या है, जैसे एक अच्छा, देखिए बहुत बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज का प्रेजेंटेशन वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास ये ओरल और रिटन दोनों ही स्किल होंगी तो आप अपने जॉब को अच्छा काम कर पाएंगे, आप एक अच्छे मैनेजर कहलाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप अपने मतलब आप यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड एंड स्मार्ट एम्प्लॉय। और बिजनेस राइटिंग कन्वेज कर्टसी। बहुत, अब जैसे मैं बताया कि the content of formal business correspondence mirrors the same level of politeness and considerate attention to detail which that is shown in face-to-face interaction। अगर जब हम लोग फेस टू फेस कोई चीज बात करते हैं तो उसमें जो आज पोलाइटनेस और कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जब हम एमए में थे तो हमने एचओडी को एक लेटर लिखा। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो हम उसमें सीधे दिस इज टू इन्फॉर्म यू करके लिख के लेके गए। तो हमारे जो एचओडी थे वो जस्ट आई वाज 22 इयर्स ओल्ड, कुछ लेटर था।
उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यू आर सो इंटेलिजेंट, मतलब यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास एंड यू आर राइटिंग। तो उन्होंने काट के बताया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैन सच एंड सच, या आई बेग टू इन्फॉर्म यू। तो उन्होंने बताया कि किसी भी सीनियर को लिखने के लिए कर्टियस वर्ड्स यूज कर। अब वो बात मुझे 22 साल से लेके आज के टाइम तक मुझे याद है। जब भी कोई भी लेटर की ड्राफ्टिंग, इवन माय रिसर्च स्कॉलर्स मुझे दिखाते हैं तो मैं ये बताती हूँ कि हम ये गलती किए थे। तो ये दिमाग में ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप किसी सीनियर को, किसी सीनियर ऑफिशियल को लेटर लिखते हैं तो उसमें कर्टियस वर्ड्स यूज, उसका स्टार्टिंग ही यही होना चाहिए कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, और द लेटर शुड रीड कि थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, और जो भी चीजें हैं ये इसमें कर्टियस वर्ड्स यूज होना चाहिए। और ये जो कंटेंट है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो आपकी पोलाइटनेस है, ये दिखाएगी कि आप कितना रिस्पेक्ट आपका रिसीवर के लिए है, कितना रिस्पेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसके लिए अगर फिर मुझे समय मिला तो मैं 7 C's बताऊंगी, 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, 7 C है जिसको हमें लिखने के समय ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मैं अपना ये यूनिट तीनों करा करके, अगर हमारे पास समय रहा तो मैं 4 क्लास में, मतलब 1-2 दिन में 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे करके वो स्किल्स हम बताना चाहेंगे, सो दैट ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि हमें कैसे बोलना है और कैसे लिखना है। राइटिंग स्किल्स हेल्प यू टू कीप गुड रिकॉर्ड्स। आप एक, बहुत बार क्या होता है कि कोई भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई भी आप कुछ नोट डाउन करके रखें, अगर आपके पास एक अच्छा लिखने का ढंग नहीं है तो आपकी रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होगी। तो राइटिंग स्किल्स हेल्प यू टू कीप गुड रिकॉर्ड। आपका, जब आपको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप एक स्मार्टर एम्प्लॉय कहलाते हैं, आपको लोग क्रेडिबल मानते हैं, ट्रस्टवर्दी मानते हैं, तो एक अच्छा राइटिंग स्किल वर्क प्लेस पे आपका प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, आपके करियर में भी, और जब है इससे आप, इट विल हेल्प यू इन प्रमोटिंग योर करियर एंड डेवलपमेंट। और रिटन कम्युनिकेशन इज राइटिंग द वर्ड्स विच यू वांट टू कम्युनिकेट। इसके लिए जो है बहुत सारे मतलब इसके पॉइंट्स हैं कि गुड रिटन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिजनेस पर्पस, और बहुत सारे भाषा में रिटन कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की जा सकती है। emails, reports, writings and memos, these are some of the ways of written communication। और written communication और oral, जैसे हमने बताया कि written communication बहुत planned, बहुत formal हो जाता है, क्योंकि हम final रिपोर्टिंग करने से पहले हम बहुत बार लिखते हैं, एडिट करते हैं, चेक करते हैं, करेक्ट करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग राइटिंग एज द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस एक्टिविटी। आप अगर कुछ, आज हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि ये लेस प्लान होता है, इसमें अमेंडमेंट आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिखने की, जब लिखने की बारी आती है तो आप बहुत बार आप लोग लिखते, कई ड्राफ्ट लिखते हैं कि नहीं, असाइनमेंट बनाते हैं, गलत हो गया, कुछ रेक्टिफिकेशन हुआ, तो फाइनल ड्राफ्ट टीचर तक आते आते आप कई बार लिखते हैं। तो एडिटिंग, अमेंडिंग के चांसेस रिटन कम्युनिकेशन में होती है। और 2 मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है बिजनेस में, इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। इंटरनल रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में क्लाइंट्स हुए, चाहे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हुए, चाहे अदर स्टेक होल्डर्स हुए, कलीग्स हुए, जो ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ जो कि डायरेक्टली कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का ग्रुप हुआ। और जो मेन टाइप्स है, लेटर्स, मेमोरेंडा, ईमेल्स एंड रिपोर्ट। इसी तरह से जैसे कंपनी के ब्रोशर भी हो सकता है, केस स्टडी, दीज आर द मेजर टाइप्स। अदर टाइप्स इंक्लूड कंपनी ब्रोशर्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, केस स्टडीज, सेल्स मटेरियल्स एटसेट्रा। और आज मॉडर्न टाइम में इट में एक्सटेंड टू टेक्स्ट मैसेजिंग हो गया, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे उस पर सोशल नेटवर्किंग पे जो आप पोस्ट करते हैं, ट्विटर पेज पे, उस पर मल्टीमीडिया बिजनेस प्रेजेंटेशन। और इसके फीचर्स, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है
थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग सीधे उस पे आएंगे, नॉन वर्बल पे। पहला क्या है? इट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ व्हाट हैज अकर्ड एंड व्हाट वाज स्टेटेड। एक रिकॉर्ड कीपिंग करता है। इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज। It reduces the chances for misinterpretation and distortion of information. ओरल में क्या होता है कि डिस्टॉर्शन की चांसेस रहती है, लेकिन चूंकि रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है तो मिस इंटरप्रिटेशन की, डिस्टॉर्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और बहुत बार रिटन कम्युनिकेशन उन सिचुएशंस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जहाँ आपके पास लेंथी इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे कोई फाइनेंशियल डेटा का कोई एनालिसिस हो या कोई प्रोडक्शन का चार्ट हो, जहाँ कोई कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स हो ईयर बाय ईयर, तो उस कंडीशन में रिटन ही कम्युनिकेशन होता है, ओरल में नहीं बता सकते हैं आप। It provides an opportunity to the subordinates to put up their grievances in writing and get them supported by facts. स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. बीच में क्या क्यों मतलब एक वो आती, कुछ आवाज जैसी आती, तो हमको लगता है कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? किसी को ज्वाइन करना है क्या? No, ma'am. नहीं ऐसा तो कोई, हाँ देखो ज्वाइन करा, सुशील कुमार गुप्ता। तीसरा, जब कोई शिकायत होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो हम क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने ग्रीवांस को राइटिंग में दे सके। और जो कंप्लेंट पे एक्शन कब होगा? जब अगले को लगेगा कि आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है, तो उस कंप्लेंट के लिए जो भी फैक्ट सपोर्ट करना, जो भी डेटा देना है, वो राइटिंग फॉर्म में ज्यादा फीजिबल रहता है। इट असिस्ट्स इन प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत बार क्या होता है कि जो जैसे टीम बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें टीम को पूरी अथॉरिटी दे दी जाती, पूरा पावर दे दिया जाता है, वो काम अपने ढंग से करें। तो ये प्रॉपर डेलीगेशन रिटन फॉर्म में ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा फीजिबल होती है, क्योंकि वो ये एक प्रूफ होता है। सो इन द केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पीच। बहुत बार क्या होता है, बोल के बिजनेस कम्युनिकेशन में बोल के कुछ होता है, रिटर्न में तो आपका रिकॉर्ड है कि हाँ हमने ये कंप्लेंट दिया है, या हमने ये पावर डेलीगेट किया है, या हमने इस टीम को ये प्रोजेक्ट दिया है, वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस में फुलफिल करेगा। बोल के तो आदमी सबूत ही मिट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा इसके लिए यूज होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन प्रिसाइज होता है, स्पष्ट होता है, और अगर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांसेस एन ऑर्गेनाइजेशन इमेज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चार्ट कहीं प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो लिखा हुआ जो है, अगर इफेक्टिव राइटिंग है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज भी मार्केट में जाती है। और रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंसेस के लिए भी रिटन कम्युनिकेशन चाहिए। और जो लीगल डिफरेंसेस है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन रिटन कम्युनिकेशन एज इट प्रोवाइड्स वैलिड रिकॉर्ड्स। कोई लीगल इशू भी आता है, उसके लिए भी रिटन कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड कीपिंग है, वो एक रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पे लीगल एक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिया जा सकता है। मेजर टाइप्स होता है बिजनेस लेटर्स एंड मेमोरेंडा, ईमेल, यू ऑल नो। और बिजनेस राइटिंग चाहे कोई भी हो, मेमोरेंडम हो, रिपोर्ट हो, प्रपोजल हो, ईमेल हो, इसके में ये 3 बात का ध्यान रखना है। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, इकोनॉमिकल मीन्स मिनिमम वर्ड्स का यूज करके हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें, एंड इट शुड बी रीडर ओरिएंटेड। आप जिसके लिए लिख रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही आपकी राइटिंग होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीफ ओवरव्यू। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम मेमो
जो मेमो इशू होता है, अगर कोई एक्शन लेना है, कोई बाहर का किसी एम्प्लॉय को कुछ इन्फॉर्म करना, दैट इज द मेमोरेंडम। ठीक है, साउंड आप ही लोग की गड़बड़ हो रही है, हमारी तो ठीक आ रही होगी। आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। हाँ, यस मैम आ माइक को जब क्या बोल रहे हो? कंटिन्यू मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही है। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ ओवरव्यू बताया कि व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। दीज आर द टू मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें लैंग्वेज, साउंड्स, वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों के फीचर्स बताए, इंपॉर्टेंस बताए, डिफरेंसेस बताए। ये ब्रीफ में है। अब हम लोग जो मेजर टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलग अलग होता है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? आर दीज टू आर सेपरेट कैटेगरीज, अलग अलग है कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं? मैम डिपेंड्स है कि मैम, नॉर्मल में जो भी साइंस यूज होते हैं उनका कोई ना मतलब होता ही है। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मैम वर्बल में कुछ लिखकर या कुछ बोलकर करते कम्युनिकेशन होता है, और नॉन वर्बल जो साइंस के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। साइन मतलब मुस्कुरा कर, या जो इमोजी आजकल चल रहा है वो नहीं, बात सही, वेरी गुड, सही कह रहे, लेकिन दोनों में क्या संबंध है? क्या अगर हम बोल रहे हैं तो क्या हमारे नॉन वर्बल क्यूज नहीं इंपॉर्टेंट है? हाँ मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। किस पॉइंट को या किस पैरा को हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें जो है नॉन वर्बल से ही डिसाइड होगी। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। अगर नहीं, अब हम इसको इस तरह से समझा रहे, दोनों में क्या संबंध है। अगर हमने राहुल से पूछा, राहुल तुम्हारा क्या हाल चाल है, राहुल कह रहा है, दो आंसर देखिएगा, जस्ट मार्क माय वर्ड। एक ओकेजन में कहा मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। दूसरे में कहा ठीक है मैडम, ठीक ही है। तो अब देखिए दोनों में अंतर हो गया। एक में जो ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे में ठीक ही है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस आ गया, क्योंकि वो राहुल सेकंड कंडीशन में बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वॉइस ग्लूमी है, चेहरा उदास है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ढीली ढाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्बल और नॉन वर्बल में डिस्क्रिपेंसी हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम बोल रहे हैं तो नॉन वर्बल पार्ट उसको कॉम्प्लीमेंट कर, इट सपोर्ट्स योर वर्बल कम्युनिकेशन। बात समझ में आई? यस मैम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। दे बोथ अकर जॉइंटली। हम पढ़ने के उद्देश्य से हम दोनों को अलग अलग भाग में बांटे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से एकदम अलग नहीं है। जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको सपोर्ट करता है। वर्बल कम्युनिकेशन जैसा हमने भी बताया, इट रिफर्स टू वर्ड्स वी यूज इन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन refers to communication that is produced by some means other than the spoken language and words. इसमें आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, एंड वोकल क्यूज है। अब नॉन वर्बल मैसेज कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कई उदाहरण दिए हैं। जैसे हमने 2 उदाहरण बताया, मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंथुजियास्टिक टोन है, ठीक ही चल रहा है, ग्लूमी वॉइस। सो a non-verbal message can be transformed by a nod of the head, frown, भौएं चढ़ी हुई है, आँख एकदम उस तरह से है, डायलेटेड है, आपकी वॉइस का टोन जोश से भरा हुआ है कि उदास है, लीविंग वंस ऑफिस डोर ओपन और क्लोज। अगर किसी उच्च अधिकारी के कमरे में जाना है, धीमे से दरवाजा खोल के बड़े प्यार से एंट्री करेंगे, और किसी लोअर लेवल एम्प्लॉय में बहुत में क्या धड़ाक से खोले, धड़ाक से बंद किए। तो किस तरह से, और ये आपका आएगा उसमें
जो ऑफिस सेटिंग अभी हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज नॉन वर्बल की बताएंगे। तो कैसे आप ऑफिस का डोर खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, आप स्मार्ट, आपकी शर्ट, ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा है, आप अपॉइंटमेंट में लेट जा रहे हैं कि टाइम पे जा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि एक्शंस ऑफन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो डेटा है कि 93% रोल जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, हमारे कैरियर्स को शेप करते हैं, और इट अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज अंडरस्टूड, जैसा आप लोगों ने भी बताया, एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, मोस्टली विजुअल बिटवीन पीपल। विजुअल के बाद हुआ फिजिकल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे जेस्चर से, टच से, बॉडी लैंग्वेज से, पोस्चर से, आई कांटेक्ट से, वॉइस टोन से, टच, स्मेल एंड बॉडी मोशन से। और एक अंतिम चीज ये है कि नॉन वर्बल मैसेजेस कुड आल्सो बी कम्युनिकेटेड थ्रू मटेरियल एक्सपोनेंशियल। ऑब्जेक्ट से, आर्टिफैक्ट से, आपके हेयर स्टाइल से, आर्किटेक्चर से, इन सब से भी मैसेज कम्युनिकेट होता है। अभी आगे जब हम पढ़ाएं, अभी हम थोड़े में बता देते हैं कि कैसे। से फॉर एग्जांपल कि आप किसी उच्च अधिकारी के कैबिन में जाते हैं, हमारे वीसी साहब के ऑफिस में आप जाइए, इतना मजा आएगा। पहले एक गार्ड बैठा रहेगा, वो आपसे पूछेगा अपॉइंटमेंट लिया है कि नहीं। दूसरे रूम में जाएंगे, आप साइन करेंगे भाई कि हम यहाँ से आ रहे हैं, मेरा पर्पस ये है। उसके बाद लॉबी में आप 10 मिनट बैठेंगे, बैठने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप जाएंगे अंदर, अंदर देखेंगे क्या शानदार रूम है, बढ़िया टेबल है, शेल्फ है, ये है वो। तो ये सारी सेटिंग क्या इंडिकेट करती है कि द पर्सन बिलोंग्स टू हायर स्टेटस, उसकी जॉब में हायरार्की ऊंची है, वो उच्च पोस्ट पे आसीन है। इसी तरह से एक दूसरे ऑफिस में जाते हैं, टूटी सी चेयर रखी है, बगल में एक तो सुराही रखा है और माल फाइल्स का अंबार लगा है, तो आप क्या जज करेंगे? बताओ क्या जज करोगे? लो लेवल एम्प्लॉय। लो लेवल एम्प्लॉय है, यस, क्लरिकल ग्रेड का है। तो ये जो है मटेरियल एक्सपोनेंशियल भी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल क्यूज इन कम्युनिकेशन। थोड़ा थोड़ा इसमें एग्जांपल दिया है, थोड़ी रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन हमको जहाँ जहाँ से जैसी चीज़ें अच्छी मिली हमने उसको अरेंज कर दी है। जैसे जो है कि बॉडी का पोस्चर भी, आप फोल्डेड आर्म्स बैठे हैं कि पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, कि एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, कि कॉन्शियस होके बैठे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है कम्युनिकेशन से। इसी तरह से फिजिकल कॉन्टेक्ट लाइक शेकिंग हैंड, आप 1 मिनट के लिए हाथ शेक किए और किसी पर्सन से आप लंबा हैंड शेक कर रहे हैं, तो क्या मतलब होगा? लंबा हैंड शेक ऑब्जेक्शनेबल की कैटेगरी में आएगा कि नहीं? इफ मेल्स एंड फीमेल एम्प्लॉयज देयर हैंड शेकिंग थोड़ा समय के लिए हुआ तो ठीक है। इफ इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड हैंड शेक, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका मैसेज गलत निकलेगा। तो उस कंडीशन में हैंड शेक प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरह से टच के भी कई फॉर्म्स हैं। आप किसी एम्प्लॉय को देख रहे हैं या घूर रहे हैं, दोनों का अंतर अलग आ जाएगा। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड, पुशिंग, पीठ पे तपतपाना, कोई शाबाशी दे रहा है तो 2 बार तक इज ओके। इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड तो उसका गलत सेंस निकल जाएगा। इसी से ये नॉन वर्बल क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्क प्लेस पे, एंड इट शुड बी used in a proper manner. This is facial expression, gestures, eye contact, ये सारे different forms है communication के। इसी तरह से कुछ ये जो important type है, body motion, physical characteristics, पैरा लैंग्वेज हुआ, यूज ऑफ स्पेस। स्पेस का भी बहुत, जब हम लोग ऑफिस की सेटिंग में आएंगे तो स्पेस का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। अगर आपको छोटी जगह है, एक लेक्चरर का कमरा छोटा होता है, एक प्रोफेसर का कमरा बहुत बड़ा होता है, वीसी साहब का उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो फिजिकल स्पेस भी एक इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल क्यू है। मैम ये पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज
क्वालिटी हुआ, आप जैसे वॉइस की क्वालिटी कैसी है, टोन ऑफ वॉइस कैसी है, दिस इज द पैरा लैंग्वेज। मैम एक पैरालिंग्विस्टिक्स होता है, वो पैरा हाँ लैंग्वेज वही पैरालिंग्विस्टिक्स ही हो गया, जैसे कितने पिच पे बोल रहा है, कितने रेट पे बोल रहा है, वॉल्यूम क्या है, स्पीकिंग स्टाइल क्या, प्रोसोडिक फीचर्स भी इसमें होते हैं जिसमें रिदम हुआ, इनोटेशन हुआ, स्ट्रेस में बोल रहा है, प्रेशर्ड स्पीच है कि नॉर्मल स्पीच है, ये सारा जो स्पीच की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच क्या है, इट इज द वर्बल वन, आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके जो नॉन वर्बल कंटेंट है उसको पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं या पैरा लैंग्वेज कहते हैं। बहुत बहुत मजेदार है ये यूनिट माय फेवरेट है। यहाँ तक हम आज बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन वर्बल एंड नॉन। फिर मेहराबियन की जो थ्योरी है 738-55 का, कि उनका ये कहना था कि वर्बल जो कम्युनिकेशन उसका 7% रोल ही है, बाकी जो है 93% जो है दिस इज द वॉइस एंड दिस इज द फेशियल एक्सप्रेशन। तो उन्होंने एक थ्योरी बताई है और उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दिस वन इम्पोर्टेंस क्या है, और ये मेन है, ये 3 डायमेंशन, इसमें जितने भी नॉन वर्बल क्यूज हैं ये 3 मेन पार्ट में बांटे गए हैं। बॉडी में अपीयरेंस एंड एक्शंस, द वॉइस एंड द एनवायरनमेंट। बॉडी में अपीयरेंस एंड एक्शन में पोस्चर हुआ, हाइट हुआ, ड्रेस हुआ, जेस्चर हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ। वॉइस में हुआ वॉल्यूम, पिच, रेट एंड टोन। एनवायरनमेंट में क्या हुआ, जो मटेरियल पोजेसिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, स्पीड, स्पेस एंड टेरिटरी हुआ, टाइम हुआ, बिल्डिंग एंड रूम डिजाइन हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन हुआ, लाइटिंग, नॉइज एंड सीटिंग अरेंजमेंट हुआ। तो ये मेन चार्ट है जिसमें ये इतने तरह के हम लोग नॉन वर्बल टाइप्स पढ़ेंगे। इन वर्बल कम्युनिकेशन आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे आगे तो इतना इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और इसमें वो पॉइंट्स इंक्लूडेड है कि जिसको हमें डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। तो इन वर्बल कम्युनिकेशन एन एक्टिव डायलॉग इज एंगेज्ड विद द यूज ऑफ वर्ड्स। एट द सेम टाइम जैसा हमने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ रहा है, आप जब आप बोल रहे हैं तो आपके जेस्चर्स, आपके आई कॉन्टैक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी क्लोथिंग, पर्सनल स्पेस, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन। वी शुड कंसिडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट इन आइसोलेशन फ्रॉम इट। हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिला करके ही जान पाएंगे, दोनों को अलग, मतलब दोनों का अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वर्बल के साथ साइमल्टेनियसली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आकर कर रहा है। नॉन वर्बल cues are very powerful, making it crucial that you pay attention to your actions as well as the non-verbal cues of those around you. एक एग्जांपल दिया है कि यदि कोई आप मीटिंग या हम ही क्लास ले रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, या कुछ चैटिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो हमारा मैसेज, जो हमारी क्लास है बोरिंग है, या हमारा जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, उनको उसके लिए इंगेज नहीं कर पा रहा है। एक जस्ट यू सी कि कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसमें ये नीचे लेटा है, ये आराम से मुंह पे हाथ रख के ये अपना टेलीफोन पे चैटिंग कर रहा है, ये इस तरह से बैठा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी प्रेजेंटेशन है ये आपका इंटरेस्टिंग नहीं है। सो व्हेन अ टोन ऑफ वॉइस कन्वेज एन एटीट्यूड, वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं व्हाट द एटीट्यूड इज ऑल अबाउट। जब इंफॉर्मेशन को हम वर्ड्स में कन्वे करते हैं
तो हम किस तरह से फील कर रहे हैं, क्या हमारा टोन है, क्या हमारा मसल टेंशन है, चेहरा कैसा है, मुस्कुराता हुआ है कि ग्लूमी है कि क्या है। और यू कैन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस मीनिंग और फीलिंग विदाउट वर्ड्स। बिना कुछ कहे जब हम बहुत कुछ कह जाते हैं, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को साइलेंट लैंग्वेज ऑफ द कल्चर कहा गया है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंसेस भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि लाइक वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सिंबॉलिक होता है। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल behavior and also interpretation of others non-verbal behaviors are guided by constitutive and regulative rules। जैसे वर्बल में जो भी इंटरप्रिटेशन है कुछ रूल और कुछ लॉजिक के तहत होता है। ऑर्डरिंग ऑफ कंटेंट जैसे हमने बताया था वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से नॉन वर्बल बिहेवियर के इंटरप्रिटेशन का भी कुछ रूल होता है। इट इज गाइडेड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे हमने अभी बताया कि हैंडशेक लंबा हो रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल गया, ठीक है। पैटिंग लंबी हो गई, कुछ और मीनिंग जनरेट हो गया। इफ योर आई कॉन्टैक्ट इज प्रोलॉन्ग्ड, जिसको हम लोग स्टेयरिंग कहते हैं, मतलब तब अलग निकल गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन भी रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होता है और नॉन वर्बल भी। एंड वर्बल कम्युनिकेशन लाइक वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चर बाउंड। इट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल नॉर्म्स। जैसा हम लोग बताया था कि थंब रेजिंग कहीं विक्ट्री का साइन है तो कहीं सेक्सिस्ट इंफॉर्मेशन बताता है। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जाने अनजाने में वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जाने अनजाने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब डिफरेंसेस क्या है? सिमिलैरिटी तो हो गई, डिफरेंसेस दोनों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर ऑनेस्ट देन वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों भाई? अगर वर्बल और नॉन वर्बल पे भरोसा करने की बात आए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा ऑनेस्ट है, ज्यादा भरोसा नॉन वर्बल पे किया जाना चाहिए। क्यों? वाई? मैम ये बनावटी नहीं होता है इसीलिए। ये बनावटी नहीं होता। और इसमें जो एक्सप्रेशन हमारे यूज होते हैं तो उससे पता चलता है हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जब गुड मैम फेक गेस्चर भी तो हो सकता है। हाँ, फेक गेस्चर भी तो दे सकते हैं ना। फेक यू गेस्चर कैन नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल योर फेस। कितना भी आप कोशिश करें, आपका चेहरा बता देता है। अगर हम से फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉब इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं तो पूछा किसी ने कि कैसा इंटरव्यू हुआ, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। क्या अब दूसरे में भी कह रहे बहुत अच्छा, लेकिन हमारी टोन या हमारा चेहरा बता दे रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर ऑनेस्ट। और कहीं ना कहीं झूठ है या तो अगर झूठा सच्चा ट्रूथफुलनेस अगर हमें जाननी हो तो हम नॉन वर्बल पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आप कॉन्शियसली शब्दों के साथ आप जैसे कहते हैं ना सधी हुई भाषा आप बोल सकते हो, आप अपनी भाषा को कंट्रोल कर सकते हो, आप अप्रोप्रिएट फ्लावरी वर्ड्स यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट्स को, चेहरे को, टोन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब दोनों मैसेज इनकंसिस्टेंट है तो मोस्ट पीपल दे ट्रस्ट द नॉन वर्बल वन। जैसा कि भी आंसर भी मिला कि बनावटी नहीं होता है, ओरिजिनल होता है। शब्द बनावटी हो सकते हैं लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज नॉट, मतलब अनट्रस्टफुल नहीं होता। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मल्टी चैनल। अनलाइक वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मल्टी चैनल, जिसके कई सारे चैनल है, फेस, चेहरा, हाव भाव, ऑफिस एंड ऑल। अनलाइक वर्बल कम्युनिकेशन विच इज डिस्क्रीट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये मोर, इट इज मोर कंटिन्यूअस। जो भी बॉडी है आपका, जो भी क्यूज है वो एक कंटिन्यूटी होती है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन अलग अलग हो सकते हैं। वर्बल मैसेज स्टार्ट हुए और स्टॉप हो गए, लेकिन नॉन वर्बल मैसेज जो है दैट गोज कंटिन्यूअसली। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सप्लीमेंट्स और रिप्लेसेस
वर्बल कम्युनिकेशन, ये उसका पूरक है। एक मिनट, हम फंक्शंस बता के आज एंड करते हैं और मेहराबियन का मॉडल हम कल बताएंगे। आगे पीछे क्योंकि देखिए कंटेंट की जो है मेहराबियन के एक मॉडल है 73855। He was born in Iran. Mehrabian began his academic studies in the discipline of engineering. पहले इन्होंने अपना इंजीनियरिंग से शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली, पीएचडी की डिग्री ली। Mehrabian completed his academic achievement with a PhD awarded by Clark University. Following his educational achievement, 1964 में उन्होंने टीचिंग एंड रिसर्च पोस्ट किया और जहाँ पे उनको ही इज करंटली प्रोफेसर एमिरेटस ऑफ साइकोलॉजी। बाद में उन्होंने उसमें कैरियर अपना ये किया और उनका जो मॉडल है उसको हम कहते हैं 73855। To get a better understanding of communication, Professor of Psychology Albert Mehrabian studies the importance of non-verbal communication in 1970s. उनकी स्टडीज 1970s में हुई और उन्होंने ये बताया, उन्होंने जो कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप किया उसमें उन्होंने ये बताया कि 7% ऑफ व्हाट वी कम्युनिकेट कंसिस्ट ऑफ द लिटरल कंटेंट ऑफ द मैसेज। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन 7% होता है, 38% होता है वॉइस का, द यूज ऑफ वंस वॉइस, टोन, इंटोनेशन एंड वॉल्यूम टेक अप 38%। 55% जो है आपका बॉडी लैंग्वेज है। तो 55 और 38 मिला के हुआ 93, 93%। तो मेहराबियन का मॉडल ये कहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट्स टू 7% एंड 93%, जस्ट यू सी द फिगर, 93% जो है हमारा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और मेहराबियन ने बताया कि कम्युनिकेशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, वर्बल, इंटोनेशन दैट इज वोकल एंड बॉडी लैंग्वेज दैट इज विजुअल। वर्बल हमने बताया, intonation means the use of voice. Intonation is the vocal factor and body language is the vocal factor. A body language is which portion, which facial expression and gesture someone uses. So word, spoken words, intonation and body language, ये मेहराबियन ने बताया कि ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। और जो फॉर्मूला है कि 7% वर्ड्स एंड 93% नॉन वर्बल। और मेहराबियन का कहना था कि द नॉन वर्बल एलिमेंट्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, स्पेशली, ये ध्यान दीजिएगा, स्पेशली व्हेन दे आर इनकॉन्ग्रुएंट। और जैसा हमने अभी बताया कि इफ वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज डिसएग्री, वन टेंड्स टू बिलीव द बॉडी लैंग्वेज। ये मेहराबियन का कहना था। और ये 5 फंक्शंस हैं, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। कल हमें बता देना कि कब आप लोग फ्री हो।